ओम श्री परमात्मने नमः। ग्रंथ पितामही विद्यापीठ, संकल्पना एवं स्वरूप। लेखिका है इंदुमती कादरी जी। पृष्ठ संख्या 97। अध्याय 5, पाठ्यक्रमों के संचालन की पूर्व तैयारी। आचार्यों ने अपने अपने विषय के पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर दी। रूपरेखा तैयार करते समय ही और उसके पश्चात भी कुछ गणमान्य विद्वानों ने उन्हें चर्चा की थी और उनसे परामर्श लिया। जब सबकी रूपरेखा तैयार हो गई तब आचार्य वरद लक्ष्मी ने सबके साथ बैठक की और बैठक में इन पाठ्यक्रमों पर चर्चा होनी थी। पाठ्यक्रमों की रूपरेखा विषयक चर्चा बैठक। आचार्य वरद लक्ष्मी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में सहभागी बनाने वालों सब उत्साह में थे। एक के पश्चात एक आचार्य ने अपने अपने पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सबके पास उसकी लिखित प्रति भी थी। सुनकर सब अपनी अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिख भी रहे थे। सुनते सुनते कभी प्रतिसाद भी दे रहे थे। यही प्रतिसाद कभी विस्मय का था और कभी आश्चर्य का था तो कभी प्रशंसा का था। कहीं कहीं पर किसी को मुख पर असहमति का भाव भी दिखाई देता था। रूपरेखा का पठन धीमी गति से हो रहा था। लगभग 1.5 घंटा इस पठन में बीता। पठन पूर्ण हो जाने पर देखा तो वातावरण आनंदपूर्ण परंतु गंभीर था। कुछ समय तो बैठक में शांति छाई रही। उसके बाद सब अपने अपने प्रतिभाव दिए। वे कुछ इस प्रकार थे। मुख्य प्रतिसाद था पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के संबंध में। विषय वस्तु की सारी बातें सभी को बहुत अच्छी लगीं। विशेषता गृह कौशल, वानप्रस्थाश्रम और वृद्धावस्था के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु से तो सब प्रभावित हुए। दूसरा, कुछ पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु में भिन्न भिन्न पहलुओं में पुनरावर्तन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही थी। जब इन पहलुओं को लेकर पठन सामग्री बनने लगी तब ये बात अपने आप समझ में आएगी और उसे टाला जा सकता है, अर्थात कहीं कहीं पुनरावर्तन आवश्यक भी लगता था और कहीं पर उस पहलू को अलग पद्धति से प्रस्तुत भी किया जा सकता था। तीसरा, कहीं कहीं कुछ मुद्दे जोड़ने के सुझाव भी आए, परंतु उसके लिए 2 विकल्प थे। यदि पहलू जोड़े जाते हैं तो पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ानी होगी। उस विषय के आचार्यों को यदि वे पहलू भी मान्य हैं और अवधि बढ़ाना भी संभव लगता है तो इन पहलुओं को अवश्य जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा सबका मत बना। हर पाठ्यक्रम की अवधि के समय चौथा, हर पाठ्यक्रम की अवधि के संबंध में लगभग सभी भिन्न मत वाले थे। इसका अर्थ यह था कि किसी को भी छात्रों का स्तर और संख्या, विषय वस्तु का विस्तार और प्रस्तुति करने वालों की कुशलता का समय अवधि के साथ संयोजन करने के बारे में ठीक से आकलन नहीं हो रहा था। अंत में विचार यही हुआ कि पाठ्यक्रम के प्रथम क्रियान्वयन के बाद ही इसका सही आकलन होगा, तभी उसमें परिवर्तन संभव होगा। 5वां, अध्ययन और अध्यापन पद्धति के विषय में सबको कुछ कहना था। जो पद्धतियां बताई गई थीं वे सबको अच्छी और उपयोगी लग रही थीं, परंतु इंटरनेट का और सोशल मीडिया का प्रयोग किया ही जाना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का आग्रह था। परंतु कुछ लोग इससे सर्वथा विपरीत अभिप्राय रखते थे। उनका तर्क था कि इन माध्यमों के प्रयोग से अध्ययन में जीवंत संपर्क और उसकी भावना कम हो जाती है, व्यवहार और विचार यांत्रिक हो जाते हैं, स्मृति कम हो जाती है, कामेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि आदि की क्षमताओं का ह्रास होता है और यह क्षति अपूरणीय है। अतः इन माध्यमों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोनों पक्ष आग्रही भी थे और प्रभावी थे। अंत में यह निश्चित हुआ कि जो करना चाहता है वह इन माध्यमों का प्रयोग करे और नहीं करना चाहता है वह ना करे। प्रयोग का निश्चय हुआ। छठा, इस चर्चा का समापन करते हुए आचार्य भरत लक्ष्मी ने कहा कि पाठ्यक्रमों की रूपरेखा की यह प्रस्तुति बहुत संतोष प्रदान करने वाली है। सभी आचार्यों का परिश्रम, निष्ठा और समझ इसमें दिखाई दे रही है, अतः आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं।
अब हमें दो बातों का विचार करने की आवश्यकता है। उनमें एक पहलू है शैक्षिक और दूसरा है व्यावहारिक। शैक्षिक पहलू ये है कि इन विषयों के लिए हमें संदर्भ सामग्री तैयार करनी होगी। व्यावहारिक पहलू यह है कि हमें इन पाठ्यक्रमों में सहभागी बनने वाले सभी श्रेणी के छात्रों के लिए सावधानी पूर्वक प्रयास करने होंगे। साथ ही व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक साधन भी जुटाने होंगे। हमें यह भी देखना होगा कि यह हमारा प्रथम प्रयोग है और वह इतना प्रभावी होना चाहिए कि इसके उपरांत जो भी कार्य करेंगे उसे अच्छा प्रतिसाद मिले। हम इन दोनों पहलुओं के लिए स्वतंत्र 2 बैठक करें, यही उचित है। 7 दिन के बाद शैक्षिक सामग्री के संदर्भ में और उसके 7 दिन के बाद पश्चात संसाधनों की प्राप्ति के बारे में विचार विमर्श करें और उसके पश्चात दृढ़ता पूर्वक सुसज्जित होकर आगे बढ़ें। शैक्षिक सामग्री तैयार करने हेतु विचार के लिए 7 दिन के पश्चात आचार्य वरदलक्ष्मी की अध्यक्षता में ही बैठक हुई। जो विमर्श हुआ वह इस प्रकार था। पहली आवश्यकता थी संदर्भ ग्रंथों की जुटाने की। आचार्यों ने कहा कि हमें अपने अध्ययन के आधार पर, विद्वजनों के परामर्श के आधार पर तथा ग्रंथालयों में छानबीन करने के आधार पर उपलब्ध संदर्भ ग्रंथों की सूची बनानी होगी और उन्हें प्राप्त भी करनी होगी। दूसरा पहलू ये था कि शैक्षिक कार्य में मार्गदर्शन तथा सहयोग कर सकें ऐसे विद्वानों की सूची तैयार करना और उनसे संपर्क करना और उनकी सहभागिता निश्चित करना। और तीसरा पहलू था अध्येताओं तथा शोध करने वाले लेखकों और कार्यकर्ताओं को प्राप्त करना। भविष्य में विषय और अधिक समृद्ध बनाने के लिए, शिक्षा का व्याप बढ़ाने के लिए और नई संदर्भ सामग्री तैयार करने के लिए ऐसे लोगों की सहभागिता आवश्यक थी। और चौथा पहलू था प्रत्यक्ष छात्रों को प्राप्त करना। इन चारों पहलुओं को लेकर आचार्य ने ठीक तैयारी की थी और शेष की योजना भी बनाई थी। अधिकांश आचार्यों ने पाठ्यक्रम बनाते समय भी संदर्भ ग्रंथों की सूची बनाई थी। कुछ ग्रंथ तो उन्होंने पढ़े भी थे। अब उन्होंने नगर के उत्तम ग्रंथालयों की सूची बनाई और वहां जाने की योजना भी बनाई। साथ ही साथ मिलकर विद्वानों की सूची बनाकर संपर्क योजना भी बनाई। अपने विषय की प्रस्तुति के लिए आवश्यक टिप्पणियां और प्रश्नावली तैयार करने की योजना भी तैयार की। ये बैठक शीघ्र ही समाप्त हो गई, परंतु कार्य त्वरित गति से शुरू हुआ और आचार्यों ने 2-3 कार्य एक साथ प्रारंभ किए। वे नगर के महाविद्यालय में गए, विश्वविद्यालय के केंद्रों में भी गए, विश्वविद्यालय के कुलपतियों तथा महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों से मिलकर अध्यापक वृंद के साथ बैठकों की भी योजना बनाई। अध्यापकों के साथ विस्तार से पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा की और उनके सहयोग के लिए आह्वान किया। यह केवल महाविद्यालयों की शिक्षा के विषय में तो नहीं थे, घर के संबंधी विषय थे। अतः उन्होंने विचारशील, प्रयोगशील, अनुभवी, अध्ययन करने वाली गृहिणियों के साथ वार्तालाप किया और उन्हें भी सहयोग के लिए आमंत्रित किया। तीसरा वर्ग था धर्माचार्यों का। उन्होंने धर्माचार्यों से मिलकर उनसे भी मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की। यह कार्य अत्यंत धैर्य, परिश्रम और समय की अपेक्षा करने वाला था। आचार्यों ने ये बहुत अच्छे ढंग से किया। धीरे धीरे संदर्भ ग्रंथों की सूची बनने लगी। कई ग्रंथालयों ने तो पितामही विद्यापीठ को ग्रंथों की सहायता देना भी स्वीकार किया। प्राध्यापकों ने व्याख्यान के लिए तथा लिखित सामग्री तैयार करने के लिए सहयोग देना स्वीकार किया। गृहिणियों को सहभागी बनाना कुछ कष्ट का काम था, परंतु उसमें भी यश प्राप्त होने लगा। धर्माचार्यों से तो सरलता से सहयोग प्राप्त हुआ। उन्हें अन्य समाजसेवी संगठनों से अल्प मात्रा में कार्यकर्ता भी प्राप्त हुए। कुछ गृहिणियों ने और विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों ने भी सहयोग करना स्वीकार किया। कुछ महाविद्यालयों ने अपने चयनित अध्यापकों और छात्रों को अध्ययन तथा शोध हेतु नियुक्त किया और सभी छात्रों को पाठ्यक्रम में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया। विषयों के लिए टिप्पणी और प्रश्नावलियों के साथ साथ तैयार हो रही थी। जिन्हें इंटरनेट में रुचि थी उन्होंने पीपीटी भी तैयार की। संदर्भ ग्रंथ एकत्र कर आवश्यक ग्रंथालय भी सिद्ध कर लिए। अपने अपने पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सारी सिद्धता बना ली। यह सारा कार्य संपन्न करने में सबको 5 मास लग गए। फिर भी सबको संतोष का अनुभव हो रहा था कि तैयारी अच्छी हुई है। पुनः एक बार आचार्य वरदलक्ष्मी के साथ बैठक हुई। आचार्य वरदलक्ष्मी ने भी तैयारी हो रही थी, तब बहुत मार्गदर्शन और सहयोग किया था। अब बैठक में सभी ने अपने अनुभव सुनाए, अपनी लिखित सामग्री प्रस्तुत की।
सहयोगियों की सूची पढ़कर सुनाई और पाठ्यक्रम चलाने की संपूर्ण योजना बताई। आचार्य वरदलक्ष्मी ने सबका अभिवादन किया, संतोष व्यक्त किया और आगे के कार्य के लिए सिद्ध होने का संकेत दिया। संसाधन जुटाने के प्रयास। आचार्यों ने मिलकर संसाधन जुटाने का एक अभियान शुरू किया, उसकी योजना बनाई। उसके कुछ मुख्य अंश इस प्रकार थे। सबसे पहले उन्होंने किन किन बातों की आवश्यकता पड़ेगी इसकी सूची बनाई। सूची में निम्नलिखित बातों का समावेश था। पहला, स्थान। छात्र और आचार्य मिलकर कभी 2 मास, कभी 6 मास, कभी 10 मास तक अध्ययन करने वाले थे। इनके लिए बैठने के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए, सामग्री रखने के लिए व्यवस्था चाहिए। इतने सारे पाठ्यक्रम एक साथ चल सकें, इतना बड़ा स्थान, इतना बड़ा भवन विद्यापीठ के पास नहीं था। अतः जहाँ बड़े भवन थे उन समाज हितैषियों और उदार लोगों की सहयोग की आवश्यकता थी। इसी दृष्टि से आचार्यों ने मिलकर सभी पाठ्यक्रमों का समायोजन कर कम से कम कितना स्थान चाहिए इसका अनुमान लगाया। इस निमित्त से पाठ्यक्रमों के संचालन की एक तालिका भी तैयार की गई और उसके बाद उन्होंने कहा ऐसे स्थान उपलब्ध हो सकते हैं, इसका विचार शुरू किया। इसमें उन्होंने 3 केंद्र ध्यान में आए। प्रथम था विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के भवन। ये पाठ्यक्रम शिक्षा का ही अंग थे, अतः विद्या केंद्रों पर उनका स्वाभाविक अधिकार बनता था। दूसरा था मंदिर। मंदिरों का भी समाज शिक्षा में सक्रिय योगदान रहा है और रहना चाहिए, अतः उन पर भी पितामही विद्यापीठ का स्वाभाविक अधिकार बनता था। और तीसरा स्थान था घर। कुछ धनवान लोगों के बड़े भवन भी ऐसे स्थान मिलने की संभावना थी। कुछ लोगों के खाली मकान भी लघु अवधि के लिए मिल सकते थे। कुछ भवनों के छत को बंद कर भी ऐसे स्थान बनाए जा सकते थे। विचार विमर्श करने के बाद सबकी प्राथमिकता मंदिर पर बनी। शिक्षा व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को समरस बनाने हेतु मंदिर को शिक्षा केंद्र बनाने का विचार करना चाहिए, ऐसा सबका मत था। मंदिर के परिसर में बड़े वृक्ष के नीचे कक्ष बनाए जा सकते हैं। छोटे मोटे सभागार भी उपयोग में आ सकते हैं। अच्छे खासे प्रयासों के परिणाम स्वरूप उन्होंने मंदिर के बरामदे, अहाते और प्रांगण में 2 धनवान लोगों के विशाल कक्ष में और एक महाविद्यालय के 3 कक्षों में 1 वर्ष के लिए स्थान प्राप्त हो गया। उन स्थानों की स्वच्छता, व्यवस्था और सजावट के लिए आचार्यों और परिचित किशोरों और युवाओं तथा विद्यापीठ के शुभचिंतक गृहिणियों ने सहयोग किया। इस प्रकार देखते ही देखते इन पाठ्यक्रमों के लिए स्थान निश्चित हो गया। दूसरा था धन। पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दूसरी आवश्यकता धन की थी। यद्यपि ये सारे पाठ्यक्रम अर्थनिरपेक्ष ही चलने वाले थे, अर्थात पढ़ने पढ़ाने वालों को न धन देना था न लेना था, परंतु सामग्री तथा व्यवस्था हेतु कुछ तो धनराशि की आवश्यकता थी। सभी आचार्यों ने अपने अपने पाठ्यक्रम हेतु कितना धन चाहिए इसका लेखा जोखा किया और कुल आवश्यक राशि निश्चित की। इसके बाद उतनी राशि का संग्रह कैसे करना इसका विचार किया। उनके विचार विमर्श में 2 बिंदु पर विचार और नगर के शिक्षा प्रेमी उदार धनिकों के पास जाना और उनका सहयोग मांगना, सर्व सामान्य लोगों के पास जाना और अधिक लोगों से अल्प मात्रा में धनराशि मांगना। आगे विचार करने पर उन्होंने तय किया कि प्रथम चरण में धनिकों से ही धनराशि जमा करना उचित होगा, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं की संख्या और समय दोनों की कमी थी। पाठ्यक्रम का एक आवर्तन पूर्ण होने के बाद कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी, तब अधिक संख्या में सर्व सामान्य लोगों तक संपर्क करना संभव होगा। अब उन्होंने संपर्क करने की योग्य धनिकों की सूची बनाई, उनके संपर्क के लिए जाने वाले आचार्य गट बनाए, संपर्क की समय सारणी बनाई, एकत्रित की जाने वाली धनराशि भी तय की। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने 25 लाख की धनराशि जमा करनी थी। उन्होंने धनराशि जमा करने हेतु 1 मास का समय निश्चित किया था। एक एक गट को 20 लोगों का संपर्क करना था और 5 लाख रुपए जमा करने थे। प्रत्येक गट ने अपनी अपनी योजना बनाई। संपर्क के दिन एक समय निश्चित किया। संपर्क करने हेतु पत्र और फोन का प्रयोग किया। समय निश्चित कर उन्होंने प्रत्यक्ष जाना और पाठ्यक्रम के बारे में समझाना शुरू किया। किसी गट का 7 लाख तो किसी का 4 लाख, किसी का 6 लाख, किसी का 3, तो एक गट का तो 10 लाख की राशि, कुल मिलाकर 25 के स्थान पर 30 लाख की राशि जमा हुई। सबको बहुत संतोष का अनुभव हुआ। फिर भी संपर्क करते समय सबके अनुभव खट्टे मीठे थे। कोई तो इस प्रकार की गतिविधि के बारे में जानकर प्रसन्न हो रहे थे, तो 2-3 लोग ने इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी ऐसा भी बताया। किसी ने पाठ्यक्रम और विद्यापीठ के बारे में विस्तार से जानना चाहा, तो किसी ने पूर्व परिचय के कारण केवल विश्वास से राशि दे दी। कुल मिलाकर स्थान और धन की 2 महती आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। आचार्य वरदलक्ष्मी इन सभी प्रयासों को देख रही थी
आवश्यकता के अनुसार उनका मार्गदर्शन और सहायता भी कर रही थी। उनका यश देखकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और उनका अभिवादन किया। छात्रों की उपलब्धि। अब बाकी बचा था सबसे महत्वपूर्ण कार्य। सारी व्यवस्थाएं हो गई, सारे संसाधन प्राप्त हो गए, शैक्षिक सामग्री तैयार हो गई, पढ़ने वाले लोग भी निश्चित हो गए, समय निश्चित हो गया, समय सारणी बन गई जिनके लिए ये पाठ्यक्रम बना था और सारी सज्जता हुई थी। वे छात्र प्राप्त करने का कार्य अब शेष था। इस कार्य को भी अन्य कार्यों की तरह यशस्वी बनाने के लिए बैठकें हुई, विचार विमर्श हुआ और योजना बनी। प्रथम क्रम था हर पाठ्यक्रम के लिए कार्यकर्ता, शोधार्थी और अध्येता और जिज्ञासुओं को सहभागी बनाने की योजना, अतः उनका संपर्क किया गया। अध्येता और शोधार्थियों के विषय में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से के साथ बात हुई। सब कार्यकर्ताओं के लिए संगठन और समाज हितैषी संस्थाओं का संपर्क करना था। ये बात अधिक कठिन नहीं थी। 10-15 दिनों में कार्यकर्ताओं की पर्याप्त संख्या निश्चित हो गई। अब अभियान प्रारंभ हुआ छात्रों के लिए। इस दृष्टि से पूरे नगर में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का आयोजन किया गया। संपर्क हेतु पाठ्यक्रमों की पूर्ण जानकारी देने वाला पत्रक तैयार किया गया। इसकी 1 लाख प्रतियां छपवाई गईं। बहुत अधिक मात्रा में इसका वितरण किया गया। महाविद्यालयों में, स्वास्थ्य केंद्रों में, समाज हितैषी संस्थाओं में, बाजार में, दुकानों में इन पत्रकों को वितरण किया गया। टीवी पर समाचार प्रसारित किया गया। मोबाइल फोन का उपयोग किया गया। टीवी चैनलों पर आचार्य वरद लक्ष्मी का वार्तालाप प्रसारित हुआ। सर्वत्र पितामही विद्यापीठ के इन पाठ्यक्रमों की चर्चा होने लगी। सर्वत्र एक प्रकार की जिज्ञासा छा गई। अब उन्होंने सभी केंद्रों पर प्रत्यक्ष जाकर 2-2 आचार्यों से मिलकर विद्या केंद्रों के घरों में, संस्थानों में जा जाकर छोटे बड़े समूहों से बात की, लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान किया, प्रश्नों के उत्तर दिए, संदेहों का निवारण किया, अनेक प्रकार से चर्चा की। अब क्रम था पाठ्यक्रम के प्रारंभ की घोषणा करने का। शुभ दिन देखकर सारे 1 वर्ष के कार्यक्रम की घोषणा की गई और उसी भी व्यापक मात्रा में प्रसारित किया गया। प्रवेश प्राप्त करने के लिए आह्वान किया गया। अपेक्षा से भी अधिक अच्छा प्रतिसाद मिला। प्रवेश देने से पूर्व सभी छात्रों में प्रत्यक्ष बात की गई। विशेष रूप से नियमितता, अनुशासन के बारे में बताया गया। अनुभव यह आता कि प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में इन शर्तों को सब मान्यता दे देते, बाद में इसका पालन नहीं करते। इस बात को ध्यान में रखकर छात्रों की अनेक प्रकार से परीक्षा की गई और निश्चित संख्या के अनुसार प्रवेश दिया गया। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व प्रवेश प्राप्त छात्रों की एक बैठक बुलाई गई। आवश्यकता से 10% अधिक संख्या में प्रवेश दिया गया था। सभी छात्रों को पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया और प्रथम दिन समय से उपस्थित रहने की सूचना दी गई। अत्यंत संतोषजनक मना स्थिति में और प्रसन्न वातावरण में बैठक संपन्न हुई और पूर्व तैयारी पूर्ण हुई और प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम प्रारंभ होने का समय आ गया। एक गीत है, कृष्ण हो शिशु माँ यशोदा, कृष्ण हो शिशु और माँ यशोदा, बाल सब गोपाल हों, राम लक्ष्मण धनुर्धारी, दुष्ट नाशक युवक हों, विश्वारा उमा गार्गी, जनक तान्या रुक्मणी, श्री सरस्वती अन्नपूर्णा, युवती जन शुभ धात्री हो, गृहिणी हो लक्ष्मी शुभा और विष्णु सारे ग्रस्त हो, प्रौण समूह विशिष्ट मुनि के ददीची वृद्ध समस्त हो, यही सभी पूर्वज हमारे प्रेरणा के स्रोत हो, ज्ञान उद्यम त्याग सेवा मूर्तिमंत स्वरूप हो, आज भारत के गृहों में ये पुनः अवतारित हो, परम वैभव का धनी ये पुनः भारत देश हो। अध्याय 5 समाप्त। इति शुभम।